हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले आपने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 is given AB, A2, B2 are diatomic molecules. If bond enthalpies of A2, AB and B2 are in the ratio of 1 is to 1 is to 0.5 and the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is 100 kilojoule minus 100 kilojoule per mole. What's the bond enthalpy of A2? तो देखो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको enthalpy of formation की इक्वेशन लिखनी है। We'll write half of A2 प्लस हाफ ऑफ V2 गिव्स AB, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एक मोल सब्सटेंस बनाना होता है, तो उसका जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन गिवन है हमें वो -100 गिवन है। फिर मैंने आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन को हमेशा टेबुलर फॉर्म से सॉल्व करो। तो हमने एक साइड एनर्जी एब्जॉर्ब लिखनी है और एक तरफ एनर्जी रिलीज लिख लेनी है। तो इधर एब्जॉर्ब एनर्जी लिखना है, इधर रिलीज एनर्जी लिखना है। सबसे पहले बॉन्ड ऑफ ए ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए इंटू हाफ चाहिए। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी इंटू हाफ चाहिए और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए भी रिलीज हो जाएगा। ये समझ आया? पहले ए का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बी का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और लास्ट में ए बी का बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखो नेट एनर्जी क्या रिलीज है, -100 दे रखा है। इसका मतलब हमारी रिलीज एनर्जी ज्यादा है और एब्जॉर्ब एनर्जी कम है, तो रिलीज माइनस एब्जॉर्ब करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू हाफ माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी इंटू हाफ इज इक्वल टू 100। ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है A2 AB और BT का रेशियो 1:1:0.5 है। तो अगर हम इसको x अज्यूम कर लें, बॉन्ड एनर्जी ऑफ लेट से AB, बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 अगर हम लेट से x अज्यूम कर लें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB भी x हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB जो है वो x/2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1:1:0.5 दिया हुआ है। बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आ जाएगा x माइनस x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6 आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस वैल्यू। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। तो देखो सबसे पहले आपको CH4 का डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है। तो CH4 का डिसोसिएशन होने का मतलब ये ब्रेक होके कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा। ये इसकी डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड का 4 गुना एनर्जी रिलीज हुई। ये वैल्यू आपको 360 दे रखी है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड जो है 90 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा बॉन्ड है C2H6 के लिए। तो C2H6 अगर लेंगे तो उसको ब्रेक करा के 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन में ब्रेक करेंगे। तो C2H6 का स्ट्रक्चर आपको लास्ट क्लास में बताया था। C2H6 में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इंटू 6 इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 620। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC निकल आएगा, CH आप ऑलरेडी 90 निकाल चुके हैं, तो सॉल्व कर दीजिए। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड कितना आ जाएगा, 620 माइनस 540, 80 किलो कैलोरी पर मोल अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। गिवन द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 144.14.4 calorie per mole. Its boiling point is 118 डिग्री सेल्सियस. The latent heat of vaporization of acetic acid. एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होता है ये एक्चुअली में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट होता है बेसिकली। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन 14.4 दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमको निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट हो गया 118 प्लस 273। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, कभी भी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन निकालना, विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, डिटेल इसका थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ से सॉल्व करेंगे
तो आ जाएगा 14.4 इंटू टेम्परेचर विच इज 273 प्लस 118। ठीक है, तो इंटू 391, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी फाइनली एंथैल्पी आ जाएगी। तो दिस कम्स आउट टू बी 5630.4 कैलोरी, किलो कैलोरी, सॉरी इतने कैलोरी पर मोल। और बाद में आंसर देखो, आपको कैलोरी पर ग्राम में दे रखा है। अभी हमने जो वैल्यू निकाली है कैलोरी पर मोल में आ गई है। अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बताओगे? 60। उसका मतलब 60 ग्राम की एंथैल्पी ये है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? तो लेटेंट हीट यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, यू कैलकुलेट लेटेंट हीट फ्रॉम हियर, तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा बस, आ जाएगा 5630.4/60 कैलोरी पर ग्राम, राइट। ये आपका लगभग लगभग 94 के आसपास आंसर बन जाएगा। थोड़ा कोई अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करो, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 94 कैलोरी पर ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट। ऑप्शंस के देख पे जो क्लोजेस्ट आंसर दिख रहा है वो यही फिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए गिवन है, गिवन दैट 3 कार्बन सॉलिड प्लस 2 Fe2O3 gives 4 आयरन सॉलिड प्लस CO2। इसका डेल्टा एच नॉट गिवन है। तो दूसरे केस में C प्लस O2 gives CO2, इसका डेल्टा एच नॉट गिवन है। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन में ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप ध्यान से देखो, तो कार्बन सॉलिड थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये आपका Fe2O3 हो गया। Fe2O3 सॉलिड हो गया, ये 4Fe सॉलिड बन रहा है, और ये 3CO2 गैसियस बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंटू 3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इंटू 2। आयरन सॉलिड और कार्बन सॉलिड दोनों थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट रिएक्शन वी कैन राइट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंटू 3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इंटू 2, राइट। अब देखो पहले वाले डेटा में डेल्टा एच नॉट रिएक्शन तो गिवन है, और कार्बन सॉलिड की ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर जो CO2 बन रहा है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो जाएगा, राइट। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये वैल्यू हो जाएगी -93657 इज इक्वल टू, या बेटर रहेगा इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर बाद में किलो कैलोरी में ही डालना है। तो इसको हम लोग 93.657 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। CO2 के लिए वैल्यू हम लोग सॉरी -94.24 लिख लो मैक्सिमम, या 25 कर लो, राउंड ऑफ करके लिखना है तो ये 25 हो गया, इंटू 3 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इंटू 2, ये सॉल्व करके लाना है। यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 निकालिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का फिर आंसर सही करिए, -94.5 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में लिखा है डेल्टा एच फॉर द कंबशन ऑफ इथेन एंड इथाइन आर -360 एंड -328 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले पॉइंट में लिखा है C2H4 इज बेटर गैस फॉर वेल्डिंग। देखो अगर कोई भी फ्यूल बेटर सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग एक टर्म कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि आपके लिए फ्यूल आप जानते हो हमेशा हम लोग केजीज में या लीटर्स में परचेज करते हैं, मोल्स में तो कोई फ्यूल परचेज किया नहीं जाता। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना सस्ता फ्यूल है और कितनी ज्यादा एनर्जी देगा। अच्छा फ्यूल किसको बोलोगे? विच बेटर फ्यूल मीन्स द फ्यूल विच गिव्स यू मोर पावर हाई और, कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आई बात? तो इन क्वेश्चन नंबर 31 आपको पता है कि हम लोग कोई भी फ्यूल जो है वो या तो केजीज में या लीटर्स में परचेज करते हैं। तो हमारे लिए बेटर फ्यूल कब होगा? जब उसमें हमें पैसे कम देने पड़े और पावर ज्यादा मिले, तभी तो बेटर फ्यूल बोलेंगे। क्योंकि जो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं वो पर मोल में कैलकुलेट करते हैं,
बट हम जब परचेज करते हैं तो पर केजी या पर लीटर में कैसे परचेज करते हैं, तो उसका मतलब हमारे लिए बेटर फ्यूल वो होगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम और एनर्जी सबसे ज़्यादा मिले। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म लिखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन डी देखो वहां से आपको समझ आएगा। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है हीट रिलीज फ्रॉम द फ्यूल पर केजी ऑफ द सब्सटेंस या पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो हीट रिलीज फ्रॉम द फ्यूल पर ग्राम ऑफ इट, इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो दो फ्यूल है, एक इथेन एक इथाइन। फॉर्मूला बना लोगे, इथेन इज C2H6, सर वॉइस नहीं आ रही सर। इथाइन इज C2H2। दो फ्यूल हो गए आपके पास। तो अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, तो C2H6 के लिए 12 कैलोरी पर ग्राम आ रहा है, और इथाइन इथाइन के लिए वैल्यू आ रही है 12.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो उसका मतलब C2H2 इज बेटर फ्यूल। ऑल्दो आप ध्यान से देखो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 ज़्यादा है, बट हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे दैट विल परचेज ऑन पर केजी बेसिस। तो पर ग्राम पर केजी में जो बढ़िया फ्यूल प्रोड्यूस करेगा उसी को यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे C2H2 बेटर फ्यूल हो गया, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 12.6 किलो कैलोरी पर ग्राम आ रही है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज को नोट बना के लिख लो, यहाँ पे आपके लिए आगे के लिए हेल्प हो जाएगी डायरेक्टली। तो लिखो द फ्यूल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू, द फ्यूल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू, द फ्यूल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज बेटर फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब लिख दिया ना, ऊपर बता ही दिया मैं, तो फ्यूल हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज बेटर फ्यूल। ये आप डायरेक्टली याद कर लो फ्यूचर के लिए। तो आपको किसी भी फ्यूल को बेटर फ्यूल प्रूफ करना है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मोस्टली इट इज कैलकुलेटेड कैलोरी पर ग्राम, बट अगर फ्यूल्स लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में अगर फ्यूल्स हो गए तो कैलोरी पर लीटर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मोस्टली विल कैलकुलेट इन कैलोरी पर ग्राम। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 32। 32 में लिखा है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एसिटीन एंड इथेन were burned under the controlled condition produces 16.2 gram of water, 139.7 kilocalorie of heat. Standard heat of combustion of acetylene and ethane are given. What is the composition of the mixture? तो देखो कॉम्पोजिशन देखना है तो इसका मतलब हमारे पास सर दो वॉइस ऑप्शन। नहीं आ रही थी। एक सब्सटेंस है हमारे पास सर एसिटिलीन। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने अज्यूम करा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन और इथेन, उसमें एसिटिलीन के मोल हमने ए अज्यूम कर लिए और इथेन के मोल बी अज्यूम कर लिए। अब दोनों की जरा रिएक्शन लिख डालो पहले। तो C2H2 का अगर कंबशन कराएंगे तो इससे 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और इसके अगर हमारे पास ए मोल है तो इससे ए मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। दूसरी इक्वेशन में हमने C2H6 का कंबशन किया तो इससे 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसके बी मोल अगर एज्यूम कर रखें, पहले इक्वेशन बैलेंस कर लो। तो 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर लिया हमने, तो ये 7/2 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके 3 बी मोल फॉर्म होंगे। अच्छा, इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है -310.6, और इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है -372.8। अब दो बातें हो गई, सबसे पहले वाटर के मोल कितने हो गए A+3B, और ये कितना दे रखा है आपको 16.2 ग्राम वाटर बाई 18 कर लो, इतने मोल हो गए एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एनर्जी से निकाल लो। ए मोल का कंबशन कराएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, A × 310.6 प्लस बी मोल्स ऑफ C2H6 कंज्यूम कराएंगे तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, B × 372.8, और ये टोटल एनर्जी अपने को दे रखी है 139.7। अब देखो ए और बी में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए, सॉल्व करिए। अरे बी, ए और बी की वैल्यू बताइए फाइनली। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपकी ए की वैल्यू 0.15 और बी की वैल्यू 0.25 आ रही है। ऐसा सॉल्व करके बताया आपने, बाकी लोग चेक कर लीजिए एक बारी, किसी की डिफिकल्टी हो तो फिर से बोलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। 34 में लिखा है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड मेथनॉल
heat of formation of gaseous atoms from elements in their standard states are given. Bond with energy of CH, CO and OH bond is given. Heat of formation of liquid methyl alcohol in kilojoule per mole निकालना है आपको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करो। देखो ऐसे सवाल को मैंने आपको बोला था अकाउंटेंसी या मतलब एब्जॉर्ब और रिलीज के कॉम्बिनेशन से बनाना होता है। तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म करना है लिक्विड फॉर्म में, तो CH3OH बनाना है। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से। तो हमने यहाँ कार्बन सॉलिड लिया, 2 हाइड्रोजन गैसियस लिया और हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसियस लिया, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया सबसे पहले। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वही इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड है। समझ गया मैंने सारे लोग? क्लियर टू एवरीवन? बस अब इसको दो टेबल बना लो फटाफट जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। एक तरफ एब्जॉर्ब वाली एनर्जी लिख लो, एक तरफ रिलीज वाली एनर्जी लिख लो। तो सबसे पहले देखो कार्बन सॉलिड को कार्बन गैसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे साइड में प्रोसेस लिखते चलो और उसकी एनर्जी लिखते जाओ। कार्बन सॉलिड को कार्बन गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो उसकी एनर्जी लिखी हुई कितनी, 715 किलो जूल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन गैसियस को 2 हाइड्रोजन गैसियस को 4 हाइड्रोजन आइटम में कन्वर्ट करेंगे। इसकी कितनी एनर्जी दे रखी है, 218। वैसे 4 आइटम बनाने हैं तो इंटू 4। फिर ऑक्सीजन के लिए केस में हाफ ऑफ O2 से एक ऑक्सीजन आइटम बनेगा, उसकी एनर्जी कितनी दे रखी है, 249। फिर दूसरे साइड में मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर पहले लिखो एक बार। तो ये CH3OH है, ये स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो ये एनर्जी अपने को कितनी दे रखी है, देखो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हमको 415, उसका 3 टाइम्स ले लो। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लगेगा, ये एनर्जी कितनी दे रखी है, 356। फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड आएगा, ये कितनी दे रखी है, 463। तो इससे आपका मिथाइल अल्कोहल इस फॉर्म में बन गया गैसीय स्टेट में। अब उस गैसीय स्टेट को लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे तो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है ना। तो हमारे पास जो बनेगा मिथाइल अल्कोहल वो किस स्टेट में बन रहा है, गैसीय स्टेट में। अब इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो और एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी दे रखी है, 38। तो वो आपको दे रखा है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम लिक्विड को वेपर बनाते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, अभी वेपर को लिक्विड बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है, कितनी रिलीज एनर्जी और कितनी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब दोनों कॉलम्स का जरा समेशन निकाल के बताओ पहले अलग अलग, तब मैं उसमें से जो हायर और लोअर वाला होगा उससे आपका फाइनल आंसर प्रेडिक्ट कर दूंगा। बट पहले आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि किस प्रोसेस से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। आप दोनों कॉलम्स का समेशन निकालो पहले फटाफट। तो एक आदमी पहले दोनों कॉलम्स का समेशन निकाल बताओ कितना आ रहा है। वंस इट इज डन तब फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके बताऊँ। तो देखो आपके राइट रिलीज वाली एनर्जी आ रही है 2054, एब्जॉर्ब वाली आ रही है 1836। तो रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो रिलीज माइनस एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज वाले का साइन लगाएंगे। रिलीज एनर्जी होती है तो माइनस साइन लगाते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी होती है तो प्लस साइन लगाते हैं। 2054 रिलीज हुआ, 1836 एब्जॉर्ब हुआ, तो 2054 में से 1836 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इससे माइनस साइन लगा देंगे। कितना आ रहा है ये सॉल्व होके? सर वो 2064 था तो 228 -228 आ रहा है। 2064 आ रहा है। तो कैलकुलेशन देखो सही से चेक करो, ये 2064 है। तो अब कितना आ रहा है सॉल्व होके? -228। तो -228 किलो जूल पर मोल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। कैलकुलेशन फॉल्ट करी भाई, इसको सही करिए। ये 2102 आ रहा है। तो अगर ये 2102 आएगा, इसमें से 1836 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर -266 आ जाएगा। उसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला पॉइंट बता दीजिए। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब हुआ कि अगर हम मेथनॉल को लिक्विड से वेपर में बनाएंगे तो 38 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, और वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जब हमने बॉन्ड्स फॉर्म किए तो गैसीय स्टेट में मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बताया था कि बॉन्ड्स किसमें हो रहे हैं, गैसीय स्टेट में। तो मेथनॉल गैसीय स्टेट में जब फॉर्म हुआ और आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट करोगे क्योंकि फाइनली आपको लिक्विड बनाना है, तो 38 किलो कैलोरी एनर्जी 38 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो उसको रिलीज वाले कॉलम में ऐड कर दिया।
तो जिस तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब वाले कॉलम में लिखो, जो रिलीज हो रही है वो रिलीज वाले कॉलम में लिखो, और बाद में रिजल्टेंट एनर्जी निकाल के जो ज्यादा है उसका साइन अप्लाई कर दो। उसका फाइनल Yes. आंसर -266 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन द एक्वा सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर्स इंडिकेटेड। आपको एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस दे रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस दे रखा है, आपको डेल्टा H नॉट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, जो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती जा रही है वो लिखते जाओ ध्यान से। तो अगर हमें डेल्टा H नॉट रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले देखो Cl2 का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कितनी दे रखी है 240, उसका हाफ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको बताया था एनर्जी रिलीज होती है तो -349, और हाइड्रेशन एनर्जी भी एनर्जी रिलीज होती है तो -381। ये टोटल एंथैल्पी होगी, इसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो प्लस लिख लिया। हाइड्रेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वैल्यू भी माइनस साइन के साथ लगा दी तो टोटल एनर्जी पता चल गई। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, पहले Cl2 से Cl बनाया तो ये एनर्जी चाहिए 240 इंटू हाफ, फिर Cl से Cl माइनस गैसेस बनाया तो -349, फिर Cl माइनस से Cl माइनस एक्वस बनाया तो -381। ये टोटल एंथैल्पी का समेशन लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 610 किलो जूल पर मोल फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 46। 46 में लिखा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 30 किलो जूल पर मोल, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज 75 जूल्स पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो अभी आपको फंडा सिखाया था, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है दिस इज एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो एंट्रोपी दे रखी है 75, एंथैल्पी दे रखा है 30 किलो जूल, तो 30 इंटू 1000 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 75। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका फाइनल कैल्विन में आंसर आ जाएगा, 400 कैल्विन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO गैसियस एंड वाटर गैसियस गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन पूछा गया है। तो सीधा सवाल था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना। CO2 gaseous, डेल्टा H नॉट रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैसियस ये CO गैसियस प्लस वाटर। तो देखो पहले इक्वेशन बैलेंस है, ये चीज चेक करी जाती है। इक्वेशन बैलेंस है तो उसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा क्योंकि एलिमेंट इन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है। बाकी वैल्यू लिख दीजिए। CO के लिए वैल्यू दे रखी है -110.5, वाटर के लिए वैल्यू दे रखी है -241.8, और CO2 की वैल्यू दे रखी है -393.5। इसको सॉल्व करके डेल्टा H नॉट रिएक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कर लोगे ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर बता रहे हो 50th क्वेश्चन का इधर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर 41.2। 41.2। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। 60th क्वेश्चन लिखा है 298 केल्विन बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन HH बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, बॉन्ड ब्रेक, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज का कॉम्बिनेशन लिखना है। फिर से वही टेबल लिख लो पहले। तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, बॉन्ड, आपको बॉन्ड्स तो पता है ना सब में, तो हमने एक तरफ एब्जॉर्ब एनर्जी लिखी और एक तरफ रिलीज एनर्जी लिखी। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब वाले कॉलम में क्या करना पड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे, कितनी दे रखी है वैल्यू हमको
615। फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंटू 4 करेंगे, ये कितनी एनर्जी दे रखी है 414 इंटू 4। फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच प्रोवाइड करेंगे, ये कितनी एनर्जी दे रखी है 435। फिर दूसरी तरफ एनर्जी कौन सी रेज होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कितना दे रखा है 347। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंटू 6, ये हो गया 414 इंटू 6। दोनों कॉलम का समेशन बताओ अलग अलग, तब मैं आगे सॉल्व कर दूँ। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। तो बॉन्ड फॉर्म करने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। तो जो जो एनर्जीज हैं वो पहले सही से लिख लो, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। 2706। है ना, लेफ्ट कॉलम Yes, sir. 21 2706। 2706, ओके। 2831 दूसरे कॉलम में आ रहा है 2831। तो आपको पता चल गया रिलीज एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन अगर लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे अगर हम लोग, तो ये 2831 माइनस राइट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2706, और जो ज़्यादा है उसका साइन अप्लाई कर देंगे। ज़्यादा कौन सा है, रिलीज एनर्जी, तो माइनस साइन लगा देंगे। फाइनल आंसर आएगा -2831 माइनस 2706 -125। माइनस 125 किलो जूल। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी डेटा में बस केवल एक ही ट्रिक याद रखनी है आपको, लेफ्ट राइट दो कॉलम बनाने, एनर्जी अब्सॉर्ब एक कॉलम में, रिलीज दूसरे कॉलम में। जो ज़्यादा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, और साइन उसका लगाना है जो ज़्यादा था। समझ गया टेक्निक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। 63 में लिखा था लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सॉलिड NaCl इज 180 किलो कैलोरी पर मोल। The dissociation of solid in water in the form of ion is endothermic to an extent of 1 kilocalorie per mole. If the hydration enthalpy of Na plus and Cl minus are in a ratio of 6:5, what is the enthalpy of hydration of Na plus? तो देखो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जो enthalpy of solution होता है, enthalpy of solution जो होता है, ये होता है enthalpy of lattice plus enthalpy of hydration। तो उसने लिखा है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सॉलिड NaCl इज 180 किलो कैलोरी पर मोल। द डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इन वाटर in the form of ion is endothermic to an extent of 1 kilocalorie per mole। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, इतनी एनर्जी, बताओ एंडोथर्मिक मतलब क्या हुआ, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और सॉरी एंडोथर्मिक मतलब 1 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1 किलो कैलोरी। एंथैल्पी ऑफ लैटिस कितना दे रखा है 180 किलो कैलोरी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखनी है तो दोनों की हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखो। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस। अब इसका रेशियो आपको 6:5 दे रखा है, तो हम उसको अगर लिखें तो 6x और 5x लिख सकते हैं। तो 1 = 180 प्लस 6x प्लस 5x की वैल्यू हो गई, राइट। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 179/11 माइनस में, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। या पहले से ही साइन माइनस में लगा लेते तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती है, वो आपकी चॉइस है। अगर हम इसको एनर्जी रिलीज पहले ही मान ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, तो x की वैल्यू सॉल्व होकर 179/11 आ जाएगी। और यहाँ से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम प्लस निकालना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम प्लस निकालेंगे तो ये 179/11 इंटू 6 कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके चेक करके आंसर बताइए जरा एक बारी। -97.64। ये -97.6 के आसपास आ जाएगी, -97.5 वाला आंसर मैच करा देंगे। समझ आ गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी लिखना है इसलिए माइनस साइन लिखना जरूरी है। एंथैल्पीज हमेशा विद साइन रिपोर्ट किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कार्बन सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोजन गैसेस गिव CH4 गैसेस। कार्बन सॉलिड प्लस 4 हाइड्रोजन गैसेस गिव CH4 गैसेस। दोनों की एंथैल्पीज गिवन है x और x1।
और CH4 गैसियस से CH3 गैसियस प्लस H गैसियस बनाना है, उसकी एनर्जी y किलो कैलोरी है। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड पूछा गया है आपसे, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड आपसे पूछा गया है। तो देखो आप, अगर आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो जो कार्बन सॉलिड से 4 हाइड्रोजन गैसियस ऐड करके CH4 गैसियस बना रहे हैं, ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, अगर ये CH4 गैसियस है, ये बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनाने की एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ जो डेल्टा एच दे रखा है वो -x1 किलो कैलोरी दे रखा है आपको। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 4 गुनी एनर्जी रिलीज जब होगी तो ये वैल्यू x1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH निकालेंगे तो ये x1/4 आ जाएगा। समझ आया? कार्बन Yes, sir. सॉलिड से हाइड्रोजन गैसियस को कंबाइन करने के बाद CH4 गैसियस बना रहे हैं हम। तो इस प्रोसेस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म करा रहे हैं। तो जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगी, दैट विल बी समथिंग x1/4। क्वेश्चन नंबर 66 में करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो डेटा गिवन है उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सेकंड इक्वेशन जहाँ कार्बन सॉलिड लिखा है वहाँ कार्बन गैसेस कर लो। तो कार्बन गैसेस प्लस 4 हाइड्रोजन गैसेस जो CH4 गैसेस, इसका डेल्टा H1 जो है वो -x1 किलो कैलोरी दे रखा है। उसका फाइनल आंसर x1/4 हो जाएगा। चलिए सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 लिखा था प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ एलिफेटिक थायोल। थायोल मतलब RSH है। तो अगर हम RSH का कंबशन कराएंगे तो मैंने बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कंबशन तक कराया जाता है। तो R मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन ऑक्साइड होकर CO2 बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड होकर वाटर बनेगा, और वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बनेगी, और सल्फर ऑक्साइड होकर SO2 गैसियस बन जाएगा। अपना आंसर होगा CO2 गैसियस, वाटर लिक्विड एंड SO2 गैसियस। तो उसके बेसिस पे हम इसका आंसर मार्क करेंगे बी। ठीक है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा उसका फाइनल कंबशन होकर CO2 बनता है, हाइड्रोजन फाइनली कंबशन होकर वाटर बनेगा, और वाटर लिक्विड स्टेट में बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में बनेगी। बस इतनी बात ध्यान से देखनी थी। और SO2 भी गैसियस स्टेट होती है, तो वो भी गैसियस स्टेट में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75। 75 में देखो मोर और लेस मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। In this case, it is again how many chlorine atoms are ionized in the process. Cl gives Cl++ electron by the energy liberated by the following process. तो हमारे पास Cl से एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के Cl- बना रहे हैं। इसके हमारे पास 6 × 10⁻23 एटम्स हैं, और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो दे रखा है 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी रिलीज निकाल लोगे। तो अगर एक एटम के लिए एनर्जी लिखेंगे तो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगा, और एटम कितने हमारे पास 6 × 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। अब जो दूसरा प्रोसेस है उसमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो Cl से Cl++ इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आपको पता है एक एटम के लिए कितनी है, 17.42। तो हम इसका मान लेते हैं कि x एटम्स है। तो अगर x एटम्स है तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी बताओ, x × 17.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। उसने बोला है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को इस प्रोसेस में यूज करना है। दोनों को इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा 3.61 × 6 × 10⁻23 इज इक्वल टू x × 17.42। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3.61 × 6/17.42 × 10⁻23 एटम। ये सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए। ये आपका 1.24 × 10⁻23 एटम्स आ जाना चाहिए मेरे साथ। एक बार चेक कर लीजिए फाइनल आंसर पर। समझ गया ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80th question is given 1 gram sample of ammonium nitrate is decomposed in the bomb calorimeter
The temperature of the calorimeter increased by 6.12 Kelvin. The heat capacity of system is 1.23 kilojoule per gram per degree Celsius. What is the molar heat of decomposition of NH4NO3? ठीक है, तो मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन आपको निकालना है, तो सिंपली सॉल्व करो कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो 1 ग्राम सैंपल से जो एनर्जी रिलीज हुई वो कैसे निकालेंगे, एमएस डेल्टा जी से। तो मास इसका है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट रखी है 1.23 और टेम्परेचर चेंज रखा है 6.12, इतने किलो जूल आ जाएगा। इसको पर मोल में कैलकुलेट कर देना। तो मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन अगर निकालेंगे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, ये 1 ग्राम की वैल्यू आ गई 1.23 इंटू 6.12, तो 1 मोल के लिए निकाल लो। इस एनर्जी रिलीज फॉर 1 ग्राम और अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आएगा, 80। 1 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो 80 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतने किलो जूल पर मोल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके निकालेंगे। 602 ये -6 और टोटल एनर्जी रिलीज है इसलिए माइनस साइन लगा देना है, तो -602 किलो जूल पर मोल ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई।